Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SOIGC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, second chapter that is Sources of Corporate Finance, third chapter Issue of Shares, and fourth chapter that is Issue of Debentures. So this much we have already completed, and apart from that we have also completed chapter number 1 exercise and chapter number 2 exercise. ऑलराइट, तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर नंबर 1 का जस्टिफाई का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जस्टिफिकेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2. तो आपको जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है जस्टिफाई का, बिकॉज दिस क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग इन योर फाइनल एग्जाम. ऑलराइट, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एज यू कैन सी हियर, आप चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करोगे तो वहाँ पे हमको दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, अच्छा ये कुछ अलग नहीं होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरे बता चुका है. जस्टिफाई जब चैप्टर नंबर 1 का हमने किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया जो आपको बेसिक नॉलेज है चैप्टर का, हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है. अगर आप सेम आंसर लिखते हो और क्वेश्चन आता है आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्या आपको जस्टिफाई करना है. वो आंसर जो आपने याद किया है वही आंसर आपको यहाँ पे भी लिखना होगा, बट आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो डोंट वरी, मैंने यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए एज यू कैन सी हियर टोटल देयर आर 9 क्वेश्चंस. ओके, तो 1 से लेकर 9 क्वेश्चंस है आपको टोटल. और जो येलो में आपको दिख रहा है अभी रिटेन अर्निंग वाला जो पार्ट है ये आपका रिड्यूस्ड हुआ है. ऑलराइट, लेकिन आपको रिड्यूस जो बोला था वो था डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. अब वो आपका रिड्यूस हुआ था. अभी ये इसमें रिटेन अर्निंग इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस, ये आपका जस्टिफाई वाला क्वेश्चन है. तो हो सकता है ये आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, बट हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ट्रेड क्रेडिट ये आपको नहीं पूछेगा फॉर श्योर. ओके, 100% ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज ये आपका रिड्यूस्ड हो चुका है. ओके, अभी रिटेन अर्निंग में मैं इसके लिए नहीं कंफर्म बोल रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे आपका जो रिड्यूस्ड पार्ट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है. ओके, तो अभी ये रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं है, इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मत पढ़ो, लेकिन हाँ इतना है कि आने के चांसेस कम है बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जो रिड्यूस्ड हुआ है तो ये भी आने के चांसेस बहुत कम है. ओके, बट स्टिल हम लोग इसके क्वेश्चन सिर्फ एक बार देख लेंगे और हमको तो पता है ऑलरेडी कि रिटेन अर्निंग होता क्या है. ओके, रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच कंपनी कीप्स असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस. अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट चैप्टर से देख रहे हो, बेसिक्स भी आपने अगर देखा है मेरा, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता होगी. इसके लिए मैं हमेशा और हर वीडियो में बोलता हूँ दैट बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एज यू कैन सी हियर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी. तो अभी ये अगर आपने बेसिक देखा होगा और हमने जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किया है वो आपने देखा होगा, तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर लिखना क्या है. ऑलराइट, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, तो क्वेश्चन है आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी. तो हमको पता है इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, वाई? बिकॉज दे प्रोवाइड द fund to the company, they give the fund to the company and they receive dividend, that is fluctuating rate of dividend, and equity shareholders are the owners of the company. They can participate in the management of the company, they can attend the general meeting of the company and they enjoy the voting rights. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा है. अभी फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो जस्टिफाई का फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनी. ये लोग कंपनी के जॉइंट ओनर्स होते हैं. दे हैव ओनरशिप राइट्स इन दी कंपनी, इनको ओनरशिप राइट होता है कंपनी में. दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सिमिलरली दे हैव द राइट टू वोट ऑन every resolution placed before any general body meeting of the company. That means they attend the general meeting of the company and they can vote also. Why? Because they are the owners of the company. Alright, तो ये पॉइंट नंबर 1 था आपका. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2. ओके, मैं भी ये सारे क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड में जाऊँगा बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर में जाओ वापस से. चैप्टर नंबर 2 में जितने भी हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स का
फीचर्स जो डिस्कस किया है वो आप एक बार देख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बिकॉज जो अगर आपने इक्विटी फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अच्छे से पढ़ा है तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, आपको ये फिर देखना भी नहीं पड़ेगा, आप उसी में से लिख सकते हो खुद से। ऑलराइट, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर मार्क्स जो है आपको पूरा मिलेगा, आपका मार्क्स कहीं पे भी कटेगा नहीं। ओके, 100% आपका मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटेगा। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको लिखना क्या क्या है। तो यहाँ से आप आइडिया ले लो, और अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का फीचर्स याद किया है, आपने समझा है उसको, तो आप सारी चीज़ें इसमें भी लिख सकते हो। ऑलराइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में। चलो अभी आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट्स आइदर एज टू डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल इन दी इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो वाइंडिंग अप क्या होता है, ये होता है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होती है। और यहाँ पे क्या बोला, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के डू नॉट हैव स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट्स, इनको स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है, क्योंकि प्रेफरेंशियल राइट किसको मिलता है, टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स at the time of payment of dividend, at the time of payment of principal amount, company first give to the preference shareholders and then company will give to the equity shareholders। ऐसा क्यों होता है, because we all know the dividend of preference shareholder is fixed, the dividend of preference shareholder is fixed। तो जो fixed होता है वो कंपनी को कैसे भी करके पे करना ही होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके लिए पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा डिविडेंड, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स रन द रिस्क ऑफ रिसीविंग नथिंग और हैव द चांसेस ऑफ अर्निंग अट्रैक्टिव डिविडेंड एट अन इंक्रीजिंग रेट। तो हो सकता है उनको लॉस भी हो जाए, इसके लिए इसको हम लोग इक्विटी कैपिटल को क्या बोलते हैं, रिस्की कैपिटल। ओके, क्योंकि हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट हो तो कंपनी डिविडेंड देगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी विल नॉट पे द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, पॉइंट नंबर 2 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3। As equity shareholders accept the business risk in real sense, they are the real owners of the company. They are the real owners of the company. The controller of the company is vested in equity shareholders. This is because they have exclusive voting rights. Okay, they are the real owners of the company. They are the controllers of the company. और इनके पास वोटिंग राइट्स भी होता है, दैट इज़ वाई लोग कंपनी के ओनर्स होते हैं। ओके, और इनका डिविडेंड कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। पॉइंट नंबर 4। By exercising voting rights, equity shareholders elect their representatives called directors for management of the company। तो हमको पता है there is a separation of ownership and management। तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं they are the equity shareholders and the one who manage the company they are the board of directors। और इसको सेलेक्ट कौन करता है, द शेयर होल्डर्स। के शेयर होल्डर्स लोग मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट भी करते हैं। इफ़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट देयर टास्क इन अ गुड वे देन ओके, अगर नहीं किया तो द इक्विटी शेयर हैविंग द राइट टू रिमूव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑलराइट, तो यहाँ तक कि आपका ये हो गया। आगे देखते हैं, ये पार्ट जो है आपका ये नहीं है, इसको हटा दो, ये बाय मिस्टेकली यहाँ पे है, इसके लिए इसको रिमूव कर दो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा। सिमिलरली दे कैन रिमूव डायरेक्टर्स फ्रॉम देयर पोस्ट ऑन जेन्युइन ग्राउंड्स बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग पावर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वोटिंग पावर इस्तेमाल करके दे कैन रिमूव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो। ओके, अच्छा ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये पूरा आप हटा दो। ओके, ये पूरा लाइन आप हटा दो, इसको मत नोट्स में लिखना। ओके, तो आप डायरेक्ट कहाँ से लिखोगे, ये भी हटा दो, सिमिलरली से लिखोगे। सिमिलरली दे कैन रिमूव डायरेक्टर फ्रॉम देयर पोस्ट ऑन जेन्युइन ग्राउंड्स बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग पावर। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, तो मैं आपको अगेन फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपने चैप्टर नंबर 2 में फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स किया है तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपने याद किया है वही आप जस्टिफाई में लिखोगे। ओके, ये आपके लिए सिर्फ एक आइडिया के लिए था कि आपको किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि जो आपने फीचर्स में पढ़ा वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। हमको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। तो हमको पता है इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, इनको मैं डे फर्स्ट से बोलता हूँ कि वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। बट येस, इनको वोटिंग राइट्स मिलता है, बट कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे इनका
इनके इनके डिविडेंड के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ रहा होगा या इनसे रिलेटेड कोई चीज़ होगा तो ही दे कैन वोट, इनको वोटिंग राइट्स होगा, अदरवाइज इनको और किसी भी चीज़ में वोटिंग राइट्स नहीं होगा। ऑलराइट, तो आपको यही याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। चलो अभी देखते हैं पॉइंट नंबर 1। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच इंजॉय प्रायोरिटी और प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है किसके कंपेयर में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपेयर में, इन रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। चलो देखो आगे, और प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जो पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया होगा, कंपनी फर्स्ट वो रीपे करेगी टू द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर एंड उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी एट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो हमको ऑलरेडी पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कैसा होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2 नाउ। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल राइट्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अनलाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट अंडरटेक मच रिस्क। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिस्क नहीं होता है, वाई, बिकॉज इनका डिविडेंड कैसा होता है, फिक्स, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड इनको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दे रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। डू नॉट अंडरटेक मच रिस्क, देयरफॉर दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन जनरल बॉडी मीटिंग्स ऑफ द company, that is why they cannot participate in the general meeting of the company. Okay, now see point number 3. They do not have normal voting rights like those of the equity shareholders. तो preference shareholders के पास में voting rights नहीं होता है, no voting rights. They have limited voting rights in respect of those matters which affect their interest. तो preference shareholders को सिर्फ वहीं पे right होता है, वहीं पे voting rights होता है जहाँ जो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा, वहीं पे वोटिंग राइट्स मिलता है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4. इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट और इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड टू देम फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, अगर 2 साल तक के उनको डिविडेंड नहीं मिला, दे कैन आस्क द कंपनी टू कन्वे अ मीटिंग ऑफ ऑल दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनली एंड पास रेजोल्यूशन इन दैट मीटिंग। अगर इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा तब मीटिंग होगा एंड दे कैन वोट एट दैट टाइम। ओके, अदरवाइज इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. ये क्या इसमें जस्टिफाई करना है आपको, लेट्स सी नाउ. द डिबेंचर्स आर सिक्योर बाय चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये चीज़ हमको पता है ऑलरेडी, दैट जो सिक्योर डिबेंचर्स होता है उनका चार्ज होता है असेट्स के ऊपर। ओके, सिक्योर डिबेंचर्स हैविंग द चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी. That means if company fail to pay the amount to the debenture holder, fail to pay the interest amount or principal amount to the debenture holders, in such case the debenture holders can sell the assets of the company and they can recover their money. जो भी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा वो लोग रिकवर कर लेते हैं, ये हमको पता है ऑलरेडी। तो ये अगर आपको ये जो जस्टिफाई आपको दिया हुआ है, अगर आप चैप्टर नंबर 2 में जो आपको डिबेंचर्स के बारे में हमने पढ़ा था वो आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब वही आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा अबाउट द डिबेंचर। चलो देख लेते हैं एक बार इसको भी हम लोग। पॉइंट नंबर 1, अ डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी ड्यूली अटेस्टेड बाय द ऑथोराइज सिग्नेटरीज। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है और कॉमन सील होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ओके, अ डिबेंचर होल्डर दैट इज अ पर्सन हु बायज द डिबेंचर ऑफ अ कंपनी is a creditors of the company. A company may borrow loan in the form of debenture from the public. सेम अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे जैसे हमने डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था वो सेम चीज़ यू कैन राइट हियर, बिकॉज खाली घुमा फिरा के दिया हुआ है लेकिन उसका मीनिंग क्या सेम है। द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन इज नोन एज डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ऑलराइट, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2. डिबेंचर्स बीइंग अ लोन आर रिक्वायर्ड टू बी सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स. तो कंपनीज के एसेट्स के ऊपर उनका चार्ज होता है. टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर विथ सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. मतलब पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी अगर कंपनी को लॉस भी होता है देन ऑल्सो कंपनी कैन द डिबेंचर होल्डर्स कैन टेल टू सेल द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड दे कैन टेक देयर मनी. ओके, when debentures are secured with some property of the company, debenture holders become tension free. अगर उनका assets के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज हो जाएगा तो उनको पता हो जाएगा कि that they are not going to get any loss, उनको कुछ भी लॉस नहीं होगा
इसके लिए डिबेंचर होल्डर्स टेंशन फ्री हो जाता है। ओके, ऑन द अदर हैंड्स इट इनकरेजेस टू इन्वेस्ट मोर इन द कंपनी। तो अगर आपका पैसा डूबेगा ही नहीं तो हर कोई वहीं पे इन्वेस्ट करेगा, डिबेंचर ही परचेज करेगा, क्योंकि आपको पता है दैट आपका पैसा जो भी है वो डूबेगा नहीं। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं अभी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3। द प्रॉपर्टी और assets ऑफ द कंपनी may be charged as security for loan borrowed by issue debentures. Debentures are usually secured by some particular fixed assets. ओके, फिक्स असेट्स के ऊपर भी चार्ज होगा डिबेंचर होल्डर्स का, और आर सिक्योर्ड बाय द असेट्स इन जनरल फ्लोटिंग चार्जेस, मतलब कम ज़्यादा जो असेट्स होगा उसके ऊपर भी चार्ज हो सकता है और जो फिक्स्ड होगा उसके ऊपर भी चार्ज हो सकता है। द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड का मतलब होता है डिबेंचर और कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कॉल्ड ट्रस्ट डीड। ओके, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है आपके लिए उसमें हमने ट्रस्ट डीड के बारे में ही बात किया है। ओके, जो जिसने नहीं देखा होगा प्लीज़ वॉच दैट वीडियो सो दैट आपको समझ में आए ट्रस्ट डीड होता क्या है। चलो पॉइंट नंबर 7। Some debentures do not have any charge on any assets of the company. Such debentures are called unsecured debentures. तो हमको पता है that unsecured debentures does not have any charge on assets of the company. But when you talk about Companies Act, so company according to the यहाँ पे देखो दिया हुआ है according to provision made in Companies Act 2013, now the issue of unsecured debenture is prohibited by the government. तो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है, मतलब मना किया है दैट company is not allowed to issue unsecured debentures. Okay, company can issue only secured debentures. All right, चलो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। रिटेन अर्निंग्स इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ओके, तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है आपके, बट स्टिल हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं सो दैट इन केस अगर एग्जाम में आता है तो आपको आप ब्लैंक नहीं रहोगे, वहाँ पे कुछ आप लिख सकते हो। ओके, चलो पहला पॉइंट देखते हैं। इन मैनी कंपनीज द मैनेजमेंट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तो जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है पूरा का पूरा पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है उनके शेयर होल्डर्स में। दे रिटेन, वो लोग कुछ पैसा रखते हैं, सम पार्ट ऑफ इट टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड टू ओवरकम द डाउन स्विंग इन द बिजनेस साइकिल। डाउन स्विंग मतलब कोई बिजनेस का अगर लॉस होता है तो वो केस में दे कैन यूटिलाइज दिस मनी जो लोगों ने निकाल के साइड में रखा है। द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज सेट असाइड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच कंपनी कीप्स असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स रिजर्व्स। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। रिटेन प्रॉफिट और अर्निंग्स रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ दोज प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड, मतलब एड ऑन जो होता है ओवर द ईयर्स, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी निकाल के रखती है, एंड री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड पे, वो जो पैसा जमा करती है वो पूरा का पूरा डिविडेंड पे नहीं कर रही है, कंपनी क्या कर रही है उस पैसे को संभाल के रख रही है और कंपनी में री इन्वेस्ट कर रही है। ऑलराइट, दस रिटेन अर्निंग्स कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू सर्टन रूल्स। ओके, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहाँ पे कंपनी इस रिजर्व्स को यूज़ कर सकती है। चलो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अभी। रिटेन प्रॉफिट इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड्स। रिजर्व फंड रख सकती है, जो कंपनी रिटेन अर्निंग जो होता है वही कंपनी का रिजर्व फंड होता है। द अमाउंट ऑफ सच रिजर्व इज मेड अवेलेबल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फाइनेंसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओके, तो कंपनी कैन इन्वेस्ट दोज मनी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स। ओके, तो आप अगेन सेम चीज़, अगर आपने बेसिक देखा होगा तो ये भी आपको पता होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी रिपीट हो रही है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट द रिटेन अर्निंग्स इनटू परमानेंट कैपिटल विच इज़ नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स बाय इशूइंग बोनस शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। सो हमको पता है इफ़ अ कंपनी वन कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स, कंपनी कैन गिव द शेयर एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व है और कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करना है, कैपिटलाइज करना है, यूज़ करना है, तो देन कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। 10 रिटेन प्रॉफिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल क्यों? बिकॉज ये कंपनी का ही पैसा है, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच कंपनी कीप्स असाइड। कंपनी ने अपने ही प्रॉफिट को साइड में रखा हुआ है। ओके, इट इज़ सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस।
However, this source of financing is available to a well established and highly profitable company. वो कंपनी जो established है और वो कंपनी जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो कंपनी ही रिजर्व रखती है. ओके, तो ये था आपका ये क्वेश्चन नंबर 4. अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. इसमें क्या दिया है आपको, पब्लिक डिपॉजिट के बारे में. पब्लिक डिपॉजिट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. ओके, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए अच्छा होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है दैट कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम फॉर 36 मंथ. ओके, तो ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक को इन्वाइट करती है टू इन्वेस्ट देयर मनी. ओके, चलो ये भी हमने रीड किया है चैप्टर नंबर 2 में. डिपॉजिट का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो वीडियो आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. तो जितने भी आंसर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैं सारे आंसर्स का लिंक जो है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें सिमिलर है. ओके, चलो अभी देखते हैं पॉइंट नंबर 1. अ कंपनी कलेक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू डिफरेंट सोर्सेज सच एज इशू ऑफ शेयर्स, बोरोविंग्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एसेट्रा. तो कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं. SRDP, LLP जो मैंने बताया था वही सारे सोर्सेज होते हैं. यूजुअली स्मॉल पार्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल दैट टू फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज रेज्ड थ्रू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक. तो ये फिक्स डिपॉजिट का एक फॉर्म होता है पब्लिक डिपॉजिट. तो कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए होगा देन कंपनी कैन इन्वाइट पब्लिक एंड पब्लिक विल डिपॉजिट देयर मनी इन कंपनी. ओके, चलो पॉइंट नंबर 2. द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम जनरल पब्लिक आर कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट. जो पब्लिक ने पैसा कंपनी को दिया कंपनी इसको बोलेगी पब्लिक डिपॉजिट. द डिपॉजिटर्स प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी बाय कीपिंग देयर डिपॉजिट विद द कंपनी. ओके, सो द पर्सन हु invest their money in a company, that person is known as depositors, and the depositor is giving the money to the company. The amount raised by the accepting deposit is usually used for meeting short term financial requirements of the working capital. तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कंपनी को जो पैसा चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए वो कंपनी कैसे फुलफिल करती है, बाय टेकिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, बाय एक्सेप्टिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक इन अ फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. ओके, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अभी. Under this method, general public is invited to deposit their savings with the company for varied period. A company may accept the deposit for minimum period of 6 months and maximum period of 36 months, that is 3 years. Okay, चलो पॉइंट नंबर 4. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, आगे देखेंगे अभी. Because of these reasons, the acceptance of deposit is a source of raising capital for short term. Okay, but it cannot be a long term. ओके, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है. किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है. ओके, तो यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है बस, इसके आगे मत जाओ. यहाँ पे इसको एंड कर दो आप. ओके, तो यहाँ तक कि आप लिखोगे कि पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 6 देखते हैं. बॉन्ड होल्डर्स इज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. बॉन्ड होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, हमको पता है. वाई? बिकॉज इट्स अ बोरोड फंड. और बोरोड फंड के जितने भी लोग होते हैं सब कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं. वाई? बिकॉज कंपनी सपोज टू रीपे द अमाउंट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम टू द होल्डर. ओके, डिबेंचर होल्डर्स को भी पे करना होगा, पब्लिक डिपॉजिटर को भी पे करना होगा, और बॉन्ड होल्डर्स को भी कंपनी को पैसा रीपे करना होता है. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 1. बॉन्ड इज अ डेप्ट सिक्योरिटी. डेप्ट मतलब कर्जे वाला पैसा. व्हेन अ कंपनी बोरोज मनी फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड इशू अ सर्टिफिकेट अंडर इट्स सील एज एक्नॉलेजमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड. तो कंपनी ने अगर बॉन्ड इशू किया और बॉन्ड से पैसा लिया उसको हम लोग क्या और उसके रिटर्न में क्या देगी कंपनी, सर्टिफिकेट देगी. ऑलराइट, और इंटरेस्ट जाएगा किसको, बॉन्ड होल्डर्स को, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. 10. बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय अ गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म प्रॉमिसिंग टू पे टू इट्स होल्डर अ स्पेसिफाइड अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड. ओके, तो कुछ ईयर्स के लिए कंपनी बॉन्ड इशू करती है और जो भी परचेज करता है बॉन्ड, दैट पर्सन बिकम द बॉन्ड होल्डर, and bondholders are the creditors of the company. They receive profit in a form of interest, and the interest of bondholder is fixed. Okay, चलो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं. द बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. द बॉन्ड होल्डर्स इज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, हमको ऑलरेडी पता है. आगे देखते हैं. द बॉन्ड होल्डर्स आर एंटाइटल टू गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. बॉन्ड होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स. जो बॉन्ड होल्डर्स ने बॉन्ड परचेज करने के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके ऊपर दैट पर्सन विल गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड एंड
फिक्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड, जब कंपनी बॉन्ड इशू करेगी एट दैट टाइम कंपनी हैज़ टू इन्फॉर्म कि इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है. इंटरेस्ट इज पेबल आइदर एट रेगुलर इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी. रेगुलर इंटरवल मतलब हर एक साल में आपको मिलेगा, एक एक साल में, या फिर ऑन द मैच्योरिटी. जैसे आपको 10 साल के लिए कंपनी ने बॉन्ड इशू किया था, 10 साल कंप्लीट हो गया तो आपको जाके फाइनल अमाउंट जो भी आपका होगा वो पूरा आपको मिलेगा. ओके, तो आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 3, interest payable to the bondholders is a fixed charge and an item of the direct expenditure of the company. It is paid compulsorily by the company even if profit is not earned. That means if company earn profit, then company has to give fixed rate of interest. If company occurred loss, but still company has to pay fixed rate of interest. कंपनी को एनी कंडीशन में बॉन्ड होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट पे करना होगा. ऑलराइट, इट इज़ पेड compulsorily by the company even if profit is not earned. As the bondholders are no non-owners of the company, they are the creators of the company, not the owners of the company. They have no rights to attend general meetings and they can't participate in the meeting of in the management of the company through voting. Okay, so they can't participate in the management of the company, they can't attend the general meeting of the company and they does not enjoy the voting right. बेसिक देखा होगा तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस फ्रेम हो सकता है आपका. ओके, जो बुक में दिया है ऐसा सेम टू सेम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है. मीनिंग सेम होना चाहिए, वर्ड्स आप लोग चेंज करोगे नो प्रॉब्लम, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे 100%. ओके, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं. द बॉन्ड होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड बिकॉज डिविडेंड किसको मिलता है? टू द शेयर होल्डर्स. ओके, नॉट टू द बॉन्ड होल्डर्स from the company because dividend is part of distributable profit of the company and it is paid only to the owners. owners मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही मिलता है. ऑलराइट, ओनर्स दैट इज यहाँ पे ये आई है, दैट इज सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, ये है दैट इज शेयर होल्डर्स. हैंस बॉन्ड होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो बॉन्ड होल्डर्स कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं, हमको पता है. द ओनर्स ऑफ द कंपनी इज इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के ओनर्स होते हैं, ये आपको पता होगा. ऑलराइट, अगर आपने बेसिक से स्टार्ट किया होगा, सारे वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा ये पूरा. तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. ट्रेड क्रेडिट इज़ नॉट कैश लोन. ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो कैश लोन नहीं होता है. अभी ये आप यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, क्योंकि ये साल ये आपको आने वाला नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. और ट्रेड क्रेडिट अभी तो ये साल ऐसा प्रॉब्लम है करके आपको ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट नेक्स्ट ईयर जो लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन आएगा. ऐसा नहीं है कि हर साल नहीं आने वाला है, खाली ये साल कोविड पेंडेमिक की वजह से ये प्रॉब्लम है इसलिए रिड्यूस्ड हुआ है. नेक्स्ट ईयर आपको पूरा का पूरे आंसर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सब आपको आने वाला, तो ये भी आंसर उसमें आने वाला है. तो अभी नेक्स्ट ईयर वालों के लिए मैं अभी से ये अपलोड कर दे रहा हूँ सो दैट उनके लिए सामने पूरा बना हुआ हो. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हमको करना नहीं है. अभी जो वीडियो देख रहा है ये साल कोविड की वजह से आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है. ओके, चलो ये पॉइंट नंबर 3 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है, उसी का कंटिन्यू है. ऑलराइट, तो आप पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, चलो अभी हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस. हर एक जो इन्वेस्टर्स होता है कंपनी का, लाइक कितने इन्वेस्टर्स होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इन्वेस्टर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इन्वेस्टर्स, द डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स और डिपॉजिटर्स, ये सारे कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स होते हैं. ओके, और इनको हर किसी को अलग अलग प्रेफरेंसेस मिलता है. ओके, चलो अभी देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1. द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी और कैपिटल इन एन एंटरप्राइज और इन सिक्योरिटीज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट और of earning regular income in the form of interest is called investors. जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज दे आर कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स. द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, ADR जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके, ADR ये यहाँ पे ये ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे आपको कॉमा डालना है. ओके, एसेट्रा. The different investors have different preferences liking etc. They have different opportunities to invest the funds in different types of securities. That means if you are planning to invest your money, so you have different choice. आप
If you want, you can purchase, you can invest your money in shares and you can purchase the share. If you interested in debenture, you can invest your money in debentures. If you interested in public deposit, then you can invest your money in public deposit. ओके, तो ऐसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं वेर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी. आगे देखते हैं, कंटिन्यू. पॉइंट नंबर 2, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क अंडरटेकन एंड इट्स रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ profit of incomes. That means if you are investing your money, okay, that means you are investing your money just because to earn a income, profit. Higher the risk, जितना ज़्यादा रिस्क होगा अंडरटेकन, greater will be the प्रॉफिट और इनकम एंड वाइस वर्सा. जितना ज़्यादा आपने पैसा इन्वेस्ट किया उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है. आगे देखते हैं. द इन्वेस्टर्स हु वांट्स टू अंडरटेक रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट प्रीफर टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स. ओके, जो लोग रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकर जो होते हैं, दे इन्वेस्ट देयर मनी इन इक्विटी शेयर्स. ऐसा क्यों? बिकॉज द डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. That means as per the profit and loss of the company. If company earn good amount of profit, company will distribute the good amount of dividend to their equity shareholders. If company earn less amount of profit, company will distribute less amount of dividend to their equity shareholders. If company occurred loss, then the equity shareholder has to bear the loss as well. Okay, investment in equity share is risky in nature because it does not carry fixed commitment of dividend. Fixed rate of dividend इनका नहीं होता है. If there is no profit, no dividend will be payable to the shareholders. अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा. Similarly, if there is less profit, less dividend will be paid. If company is successful, they enjoy great financial reward, and if company fails, the risk falls mainly on equity shareholders. अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमा पाया तो पूरा रिस्क किसके ऊपर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर जाएगा, बिकॉज उनको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है. ऑलराइट, चलो आगे के पॉइंट्स देखते हैं. अभी पॉइंट नंबर 3, द इन्वेस्टर्स हु आर कंजर्वेटिव मतलब जो रिस्क नहीं ले सकता है ज़्यादा, जिसको रिस्क नहीं लेना होता है. कंजर्वेटिव कॉलर्स एंड इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हु वांट स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रीफर टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स. जो जिसको रिस्क नहीं लेना होता है वो लोग क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड. These shares carry dividend at fixed rate which is determined at the time of issue. These shares are boon for the shareholders during depression period when interest rate is continuously falling. मतलब जब प्रॉब्लम होगा, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? कंपनी का इंटरेस्ट रेट कम होगा. ओके, तो ये प्रॉब्लम इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा, नॉट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इनका डिविडेंड फिक्स होता है. The holders of participating preference shares are entitled to participate in surplus profit beside preferential dividend. तो जितना डिविडेंड इनको मिलता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वो तो मिलेगा ही, साथ में दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमने किया था, वो आप देख लोगे, समझ में आ जाएगा. द होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. ओके, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स which can be converted into equity shares. Okay, the holders of redeemable preference shares get their investment money back after a certain fixed period of time. तो ये redeemable है, that means company will repay the amount to the preference share holders. तो इनका पैसा इनको वापस मिल जाता है. ओके, पॉइंट नंबर 4. यहाँ पे कुछ नहीं, आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है. पॉइंट नंबर 4 देखते हैं. पार्ट फ्रॉम अबव इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टर्स हैव ऑप्शंस टू इन्वेस्ट देयर होल्डिंग्स इन डिबेंचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. डिबेंचर जैसे भी हमने यहाँ पे देखा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिफरेंट टाइप्स थे, उसी तरीके से डिबेंचर होल्डर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ओके, इंटरेस्ट एट फिक्स रेट इज पेड ऑन डिबेंचर पीरियडिकली. ओके, तो इनको भी क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है टू द डिबेंचर होल्डर्स. इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट मेक्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस. ओके, प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट मिलेगा. वाई? बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज फिक्स्ड. दे आर यूजुअली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज. जो भी एसेट्स होगा उसके ऊपर फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग चार्ज होगा. इन्वेस्टर में प्रीफर, ये हटा दो, ये नहीं है. इन्वेस्टर में प्रीफर टू इन्वेस्ट देयर फंड इन टर्म डिपॉजिट स्कीम इन द बैंक टू अर्न फिक्स रेगुलर इनकम. Thus, different investors have different preference to invest their
फंड्स। तो हमने जो SRDP LLP पढ़ा था वो सारा का सारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। ऑलराइट, आपको ये इजी लग रहा है तो ये पढ़ो, और या फिर मैंने आपको जो बताया पहले बेसिक्स में वो सारी चीज़ें इजी लगती है तो आप वो लिखो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिस्क कैपिटल। क्यों रिस्क होता है इक्विटी शेयर? बिकॉज इनका जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड होता है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड। इफ अगर कंपनी को कम प्रॉफिट होगा, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट लेस प्रॉफिट, लेस डिविडेंड। इफ कंपनी अकर्ड लॉस, देन इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ टू बेयर द लॉस एज वेल। ऑलराइट, चलो देखते हैं अभी इसको फिर से हम लोग। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी हु बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप। अगर ओनर्स है तो इनको रिस्क भी होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल क्लेमेंट्स। रेसिडुअल क्लेमेंट्स का मतलब होता है दोज हु क्लेम लास्ट, इनको लास्ट में बचा हुआ पैसा मिलता है of the income and assets. This is because as the owner, after paying claims of all other investors and the stakeholders, the remaining funds and the property belongs to equity shareholders. Okay, जो बचा हुआ होता है वो equity shareholders का होता है. Conversely, at the time of winding up, if no fund is left, अगर winding up मतलब जब कंपनी बंद होगा वो टाइम पे अगर कुछ भी फंड नहीं बचेगा, then after paying claim to the other investors, equity shareholders will not get एनीथिंग, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, दे हैव टू सफ़र कैपिटल लॉस, इनका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव गारंटी ऑफ गेटिंग डिविडेंड एवरी ईयर। इनको एवरी ईयर डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को हर साल प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है लॉस भी हो। दे गेट डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, द फॉर्चून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्लक्चुएट विद the ups and downs of the company, मतलब as per the profit and loss of the company. Point number 3 देखते हैं। If the company earns handsome or huge amount of profit, equity shareholders enjoy great financial reward in the form of higher dividend. अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी will distribute more dividend to the equity shareholders. Conversely, वैसे ही होता है, उल्टा भी वैसे ही होगा। If the company suffers heavy loss, the risk falls mainly on equity share holders. Because of this reason, equity share capital is known as the venture capital or risk capital. Thus, the owners of equity shares are real risk bearer. Okay, जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, they are the owners and they are the real risk bearers. Point number 4. Equity shareholders are described as shock observers. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? Shock observers. When company has financial crisis, if the company suffer loss or its income falls, the company forced to reduce the rate of dividend. ओके, अगर कंपनी को लॉस होता है, कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो कंपनी कैन रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर्स। बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉल्स डाउन इन द शेयर मार्केट, रिजल्टिंग इन टू कैपिटल लॉस टू इट्स शेयर होल्डर्स। दस, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज रिस्की। ओके, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना इज क्वाइट रिस्की, क्योंकि आपको यहाँ पे कितना डिविडेंड मिलेगा, कब मिलेगा, ये कंफर्म नहीं होता है। ओके, ऑलराइट, तो ये था हमारा पूरा 9 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड कंप्लीट जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।